नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष रवि। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कई तरह के प्रयास। असम के टोकला टी रिसर्च सेंटर ने बनाई चाय की टैबलेट। चाय की टैबलेट के साथ रिसर्च सेंटर ने लिक्विड फार्म भी किया तैयार, जो कुछ ही सेकंड में बना देगी चाय। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में किसान मेले का आयोजन। कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने इसमें कृषि उपकरण और बीजों की उन्नतशील किस्मों का किया प्रदर्शन। इस मेले में हजारों प्रगतिशील किसानों ने लिया भाग। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को मदद। श्वेत क्रांति के दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए रेट देने का प्रावधान। पशुओं के नस्ल सुधार से लेकर उत्पादन पर विशेष ध्यान। सरकार की इस योजना से कृषि क्षेत्र में सुधार के खुल रहे हैं विकल्प। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने उठाए कड़े कदम। 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स। सामाजिक, धार्मिक और सियासी जमावड़े पर लगी रोक। और खबर विस्तार से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर किसान मेला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने कल कुपवाड़ा जिले में किसान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने इसमें कृषि उपकरण, बीजों की उन्नतशील किस्मों का प्रदर्शन किया। यह मेला आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस मेले में जिले भर से हजारों प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुपवाड़ा के जिला विकास आयुक्त इमामदीन ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य किसानों को जागरूक करके कृषि वैज्ञानिकों के ज्ञान और अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है, जिससे भारत सरकार की वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके। जिला विकास आयुक्त ने कृषि विभाग को ऐसे कार्यक्रम पूरे जिले में आयोजित करने का निर्देश भी दिया और किसानों को ऐसी उच्च तकनीकी अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने की सलाह दी गई है। और चाय की टैबलेट क्या आपने कभी देखी है या सुनी है? आप शायद इसका जवाब ना में ही देंगे, लेकिन यह हकीकत है कि असम के टोकलाई टी रिसर्च सेंटर ने यह कारनामा कर दिखाया है। चाय की टैबलेट के साथ रिसर्च सेंटर ने लिक्विड फार्म में भी चाय तैयार की है, जो कुछ ही सेकंड में आपको आपकी चाय दे देगी। पेश हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। चाय बनाने के लिए पहले पानी उबालो, पत्ती डालो, जब ठीक से उबल जाए तब कप में छानो। इस प्रोसेस में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी चाय 10 सेकंड में ही मिल जाए, वो भी बिना छाने, तो कैसा हो? आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये जादू है? जी नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इस हकीकत को कर दिखाया है असम के टोकलाई टी रिसर्च सेंटर ने। टोकलाई टी रिसर्च सेंटर चाय की पत्ती से तरह तरह के इनोवेशन कर रहा है। सेंटर ने चाय की टैबलेट बनाई है, जो कुछ ही सेकंड में आपको वैसी ही चाय उपलब्ध करा देगी जैसी आप पीते हैं। इसके साथ ही चाय की लिक्विड फॉर्म भी टोकलाई टी रिसर्च सेंटर ने तैयार की है। बस आपको गर्म पानी में उस लिक्विड को मिलाना है और आपकी चाय तैयार। टैबलेट और लिक्विड टी बिना किसी केमिकल के शुद्ध रूप से चाय है। बेसिकली दिस आर ये सब डाइवर्स प्रोडक्ट मीन्स साइज से एक्सट्रैक्ट करके निकला हुआ प्रोडक्ट है। मेनली यू कैन से दिस इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। यहाँ से आप क्या 2 सेकंड में आप ग्रीन टी बना सकते हो। ये लिक्विड फॉर्म में है। ये है आपका टी इंस्टेंट टी पाउडर। यहाँ से आप डायरेक्ट आप टी केक, टी बिस्कुट ये सब बना सकते हो। और ये टैबलेट फॉर्म में है। इफ़ यू डायरेक्टली पुट इन वाटर यू विल गेट योर कप ऑफ टी इंस्टेंटली। ये सब प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग बना रहे हैं अभी। चाय के शौकीनों के लिए टोकलाई टी रिसर्च सेंटर का ये इनोवेशन बहुत ही खास है। सफर के दौरान आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी चाय आपके साथ ही चलेगी। बस टैबलेट को गर्म पानी में मिलाने की जरूरत है। इसके साथ ही ये टैबलेट और लिक्विड हमारे जवानों के भी काफी काम आ सकती है, जो दुर्गम इलाकों में ड्यूटी करते हैं। उन्हें चाय बनाने के लिए अब ज्यादा सामान ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसका फायदा चाय की खेती करने वाले किसानों को भी होगा। चाय के नए इनोवेशन टी मार्केट में क्रांति ला सकते हैं और उनकी आय में जबरदस्त इजाफा भी कर सकते हैं। टोक्लोई टी रिसर्च सेंटर कई तरह के प्रयोग कर रहा है। चाय से टैबलेट बना रहा है, चाय से पाउडर बना रहा है और चाय से लिक्विड है वो बना रहा है, ताकि आपको इंस्टेंट अगर चाय की ज़रूरत हो तो इंतजार ना करना पड़े। ऐसी एक टी टैबलेट है जो ब्लैक टी है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनती है। अगर इस टैबलेट में गर्म पानी डाला जाए थोड़ा सा 1 कप के बराबर, तो कुछ सेकंड के अंदर ही जो टी टैबलेट है वो आपको ब्लैक टी दे देते हैं। इसमें चाहे तो आप दूध मिला के पी सकते हैं। और इस तरह के कई सारे प्रयोग है वो ये टी रिसर्च सेंटर असम में कर रहा है। कैमरामैन केटी राव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज असम। और CSIR NIO ने समुद्री जल और तलछट में मौजूद सूक्ष्म जीवों के जीनोम और प्रोटियोम मैपिंग के संचालन के लिए हिंद महासागर में 90 दिनों का अभियान शुरू किया है। शोधकर्ताओं की एक टीम इस अभियान के लिए CSIR NIO की रिसर्च वेसल सिंधु साधना का प्रयोग करेगी। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर समीर आर दामारे ने कहा कि मिशन का प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म जीवों में होने वाली सेलुलर स्तर की प्रक्रियाओं को समझने के लिए महासागर में जीन और प्रोटीन की पहचान करना और इनके स्वभाव आदि की मालूमात हासिल करना है। With this, our team of 23 researchers come from NIO Goa is ready to sail to Indian Ocean under the project Trace Biome of CSIR NIO, where we will be collecting large quantities of water samples and sediment from the depths of around 5,000 meters to unravel the mystery of the DNA, RNA and proteins which are ultimately controlling the oceanic climate changes and the processes which are occurring. This will also help us into the biotechnological applications, as many of these unknown molecules which we will be looking into from the undiscovered microbes which we will be finding from there for the different medical purposes like anti-cancer, anti-diabetic, and with this the nutrient deficiencies which are occurring or the nutrient excesses like the metals which are present in the seawater would be explored. और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों व बागवानों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने एक मुश्त ऋण अदायगी योजना 2020 की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी इसके अध्यक्ष शशि बाला ने दी है। इस संबंध में उन्होंने शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने बताया कि बैंक ने एक मुश्त ऋण अदायगी योजना गत वर्ष नवंबर में आरंभ की थी। इसके अंतर्गत उन किसानों जिनकी रहन रखी भूमि पूर्व में ऋण जमा न करने पर बैंक ने खरीद ली थी, ऋणों में लगी ब्याज में भारी छूट का प्रावधान किया था। अब इस योजना की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ने से वंचित किसान व बागवान अपना ऋण चुकाते समय ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 2 माह के दौरान 52 किसानों को ब्याज में 2.14 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। इस योजना के अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए ऋण अदायगी की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शशि बाला ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश के किसानों, बागवानों, कामगारों को मध्यम व लंबी अवधि के ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में कमी लाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्यों की ओर से किसानों के लिए नई ऋण योजना लाने के लिए सुझाव पर भी प्राथमिकता से काम करने को कहा गया है। उन्होंने किसानों व बागवानों से अपना ऋण चुकाने में बैंक का सहयोग करने व एकमुश्त ऋण अदायगी योजना 2020 के अंतर्गत ब्याज में भारी छूट का लाभ उठाने का आह्वान भी किया है। और अब बात करेंगे रेतीले इलाकों में तकनीक आधारित शुष्क खेती को बढ़ावा देने के मामले में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर प्रदेश भर में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह से। शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में मध्य प्रदेश राजस्थान स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में अव्वल दर्जे पर अपना स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कुलपति जी से किस तरह कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ प्रसार शिक्षा को यहाँ बढ़ावा दिया जाने का कार्य किया जा रहा है। किस तरह से जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने का काम हो रहा है। अभी आपके पास कितनी कॉलेज हैं और कितने आपको मिले हैं? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पहले हमारे पास 3 कॉलेज थे, जिसमें कृषि महाविद्यालय बीकानेर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीकानेर में और तीसरा हमारा गृह विज्ञान संस्थान। 3 कॉलेज अब तक थे।
पिछले वर्ष हमको एक हमारा संगठक महाविद्यालय जो कृषि का है वो श्री गंगानगर में हमको माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा घोषणा की गई थी और वो हमने वहाँ स्टार्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी जो बजट सत्र की घोषणा हुई उसमें हमें 3 कॉलेज अभी हमको मिले हैं जो चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। आपके पास कितने अनुसंधान केंद्र हैं और कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? हमारे पास 2 ARS हैं जो रिसर्च सेंटर हैं। एक हमारा श्री गंगानगर में, दूसरा बीकानेर में और तीसरा उपकेंद्र हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें तो 6 जिलों में हमारे 7 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। नैतिक मूल्य और संस्कार, कौशल युक्त शिक्षा, ये सब चीज़ें भारत सरकार के जो नई शिक्षा नीति के एजेंडा है उसमें शामिल है। तो कृषि क्षेत्र में किस तरह हम कौशल युक्त शिक्षा देकर जो व्यावहारिक रूप से बच्चे हैं उनको हुनरमंद बनाएं? शुष्क क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ जो लोकल उत्पाद होता है जैसे बाजरा, तो हमारा गृह विज्ञान महाविद्यालय का खाद्य एवं पोषक विभाग के द्वारा बाजरा द्वारा बिस्किट निर्मित किए जाते हैं और केक और बहुत सारे प्रोडक्ट, कुरकुरे आदि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कौशल विकास के लिए। और एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ से निकलें और स्वरोजगार अपनाएं। आपने शिक्षा विभाग के साथ MOU किया है, ये किस विषय को लेकर है और इसका भविष्य में कृषि छात्रों को क्या फायदा मिल सकता है? इसमें जो ग्रामीण लेवल पर जो ग्रामीण हमारे कृषक भाई हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, नर्सरी आदि विषयों पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये थे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को न केवल बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि छात्रों और ग्रामीण युवाओं को प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ कौशल युक्त शिक्षा देकर हुनरमंद भी बनाया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि EDS योजना के अंतर्गत जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था की जा रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों, धान, गेहूं, सब्जियां, दलहन, तिलहन की खरीद पर सुरक्षित करने के अलावा किसानों के कृषि उत्पादों के सुरक्षित निवेश की संभावनाएं बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। समस्त खरीदारी GPS के जरिए की जा रही है। साथ ही CCTV की निगरानी में खरीदारी की व्यवस्था की जा रही ताकि पारदर्शिता बनी रहे। न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केंद्र, मिनी कलेक्शन सेंटर, दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर यह खरीदारी लगातार की जा रही है। और पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सहकारिता मंत्री S सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का एंड्रॉयड और iOS वर्जन गूगल प्ले स्टोर और ओपन वेब पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से एक और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी। और जिस प्रकार यह जरूरी है कि शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसी तरह यह भी जरूरी है कि जो युवा हैं उन्हें समय समय पर प्रोत्साहन भी दिया जाए। इसीलिए फतेहपुर जिले में युवाओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही उन्हें शिक्षा के साथ ही हुनरमंद बनाने पर बल दिया गया। साथ ही साथ कृषि के प्रति बचपन से ही लगाव रहे, इसके लिए माता पिता को भी समझाया गया कि वो बच्चों में कृषि के प्रति लगाव पैदा करने के लिए बचपन से ही बच्चों को प्रेरित करते रहे। पेश है खास रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गत वर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड व CBSE बोर्ड के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने व सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने साथी मिशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा को रोजगार परक कैसे बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ ही हुनरमंद भी बन सके। आधुनिक दौर में कृषि को बढ़ावा देते हुए युवाओं को कृषि से जुड़कर आधुनिक तरीके से कृषि का व्यवसायीकरण पर भी बल दिया गया। समय की मांग है कि बच्चों में बचपन से ही खेती के प्रति लगाव पैदा किया जाए। उन्हें किसान और कृषि के प्रति आदर सिखाने की जरूरत है।
आज साथी मिशन के माध्यम से तमाम हमारे युवा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो टेक्निकल खेती कर रहा है, खेती को उद्योग की तरह देख रहा है और उसके लिए वो काम कर रहा है विभिन्न तरीके से। तमाम लोग ऐसी गोभी ले आते हैं, तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें लोग उगा रहे हैं, उससे लोगों को किसानों को लाभ मिल रहा है। तो पढ़े लिखे लोग जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है पूरे देश के अंदर जो हमारे टैक्सेस थे उनको टैक्सेज एक हो गया। आप चाहे एमपी बेचो चाहे महाराष्ट्र बेचो, पूरे भारत के अंदर अगर कोई भी किसान या कोई व्यापारी, मैं कहूँगा किसानों को कलेक्शन करने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहते हैं। तो इसलिए ग्रामीणों में बाजारें डेवलप हो रही हैं, किसान स्वतंत्र हो रहा है और उसमें साथी मिशन एक अपना सहयोग अच्छे से कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए धीरेन्द्र सचान ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को शिक्षित जरूर करें, क्योंकि शिक्षा ही वह दीपक है जिससे हर अंधियारा मिट सकता है। बच्चों तक पहुंचना जरूरी था। हम लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जब हम लोग बाहर से आकर के इनके बीच में जो मेधावी बच्चे हैं 10th और 12th के, उनको टारगेट किया गया कि ये बच्चे भविष्य में अच्छा करेंगे, तो उनको एक पारितोषिक तो उनको सम्मान और प्रोत्साहन के स्वरूप में है कि चीयर अप किया जाए उनकी जो क्षमताएं हैं और उनको ये महसूस हो कि जब यहीं गांव से IAS और पायलट और साइंटिस्ट और हर तरह के लोग निकल सकते हैं तो ये भी निकल सकते हैं। मेरे ख्याल से लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियां हैं यहाँ पर जिनको मतलब अवार्ड दिया गया है। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां प्रगति कर सकती हैं और कर भी रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। अब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर लड़कियों की प्रतिभागिता ना हो। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ सरकारी और गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि हम और आप आगे आकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, जिससे ये बच्चे समाज में बेहतर से बेहतर जीवन जी सके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। संदीप श्रीनिवास के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देखते हैं कि किसान कैसे करें बेबीकॉर्न की खेती और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय। इस पर एक खास रिपोर्ट। बेबीकॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबीकॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबीकॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबीकॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबीकॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबीकॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबीकॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं।
प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और कल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल शैक्षिक प्रदर्शनी सार्थक एजुविजन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। गडकरी ने यह भी कहा कि वह भारतीय सड़कों की आधारभूत संरचना को अमेरिका या यूरोपीय सड़कों के बुनियादी ढांचे के बराबर बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने ये हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल इस बार अभी 1-1.5 साल और हुआ है, पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करूंगा। और गांवों से लेकर शहरों तक आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही और अपने नवाचारों और तकनीकी ज्ञान की बदौलत नए नए स्टार्टअप्स स्थापित कर रही हैं। कुछ इसी राह पर चल रही हैं गुजरात की ये महिलाएं, विकास की नई इबारत लिख रही हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही बुलंद हौसलों से विकास की उड़ान भर रही हैं गुजरात की महिलाएं, जो इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में अनोखा स्थान प्राप्त कर रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर गुजरात की महिलाएं नए नए स्टार्टअप से तकनीक विकसित कर रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर काउंसिल विभाग इन महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और तकनीकी सभी मदद कर इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। क्या आपने कभी वनस्पति से बने प्लास्टिक के बारे में सुना है? क्या आप बायोप्लास्टिक शब्द से परिचित हैं? जी हाँ, प्लास्टिक, और वो भी जो मिट्टी में मिल जाता है और पानी में घुल जाता है, जिसके जलने से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे ही बायोप्लास्टिक के अनोखे स्टार्टअप को स्वरूप दिया है गुजरात की बेटी बिंदी ने। हम प्लांट बेस्ड मटेरियल से बायोप्लास्टिक बनाते हैं जिसकी क्वालिटी सेम नॉर्मल प्लास्टिक जैसी है, बट ये बायोप्लास्टिक कम्प्लीटली सॉइल और वाटर में डिग्रेडेबल है। तो आपने वनस्पति से बने बायोप्लास्टिक के बारे में तो जाना, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से सस्टेनेबल कपड़ा बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उपयोगी केमिकल से भी हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और ऐसे में शिखा शाह का ये स्टार्टअप आगे आने वाले समय में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। आप ये सोचिए कि एक किसान है, वो प्लांट को अपने प्राइमरी रीज़न के लिए उगाएगा। हो सकता है वो फूड के लिए उगा रहा है, जैसे पाइनएप्पल फ्रूट के लिए उगा रहा है, पर उस दौरान कुछ वेस्ट भी होगा, जैसे लीव्स है, किन्हीं केस में वो स्टेम है। इन चीज़ों के अंदर फाइबरस कंटेंट होता है। हम इस एग्रीकल्चर वेस्ट को स्टडी करते हैं और जो वेस्ट हमारे काम के हैं उन वेस्ट को सोर्स करके उसमें से ऐसा फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब ये फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है तो हमारी प्रोप्राइटरी एक प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कभी केमिकल्स लगते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस लगती हैं, जिससे हम ये फाइबर्स बनाते हैं। हम इस दौरान ये बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी हानिकारक केमिकल्स ना यूज़ करें, ताकि सिर्फ हमारा सोर्स सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं, हमारा फाइबर भी सस्टेनेबल हो। इस पूरे प्रोसीजर से आप फाइनली एक ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट से ये कपड़ा बना सकते हैं। किसी भी देश की असली विकास उस देश की शिक्षित और विकसित महिलाओं पर निर्भर करता है और ऐसे में कंधे से कंधा मिलाकर नए स्टार्टअप से ये बेटियां देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में तत्पर हैं। गुजरात से जयसुख सियानी के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।